नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। राजनीति को परिभाषित करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या सचमुच राजनीति बदल गई है? क्या ऐसे थे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या जननायक कर्पूरी ठाकुर, जैसा कि आज पीढ़ी को बताया जा रहा है? हम भी जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के जीवन की कुछ सच्चाई, जो आज की राजनीतिक कहानी से बिल्कुल अलग है। 4 कदम एनजीओ में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदीश यादव ने क्या कहा? एनजीओ के मार्गदर्शन में आज देश के उस महान नायक जिनके चरित्र पे अगर हम वर्णन करना शुरू करें तो पूरा जीवन निकल जाएगा, उनकी बातें पूरी नहीं होगी। ऐसे जननायक सम्मानित श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मैं आज उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। आज हम उन महान नायक की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस पिछले वर्ग को एक दिशा दी। और मेरे दिल में बहुत पीड़ा थी कि जब मैं पिछली बार चेयरमैन बना कमीशन का और मेरा जो कार्य अधूरे रहे जिनको मैं पूरा नहीं कर पाया, सच्चाई तो ये है कि भगवान ने मुझे दोबारा से चांस दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा से इस कमीशन का चेयरमैन बन के आऊंगा, और ना इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की मैंने सोची थी कभी। मुझे याद है कि मुलायम सिंह जी यादव जी के मैं घर पे था, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बात कही और मैंने किसी कारण से कुछ सोच के उनको ना कर दिया, जबकि राज्यसभा की मुझे ऑफर थी। आगे चलता रहा राजनीति में, बहुत चांस आए, बहुत पदों के मुझे ऑफर आई, लेकिन जब मुझे इस ओबीसी कमीशन का दोबारा से सोच मेरी बनी कि मैं पिछड़ों के लिए पिछले कार्यकाल में कुछ काम नहीं कर पाया, और माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिनका पिछड़ों के प्रति जो प्यार, चाहे वो दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे गरीब और कमजोर की रोजी रोटी की बात हो, उस चीज को देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन की और मैंने क्या मांगा कि मुझे ओबीसी कमीशन में काम करने के लिए। भाई जय किशन जी मेरे साथ बैठे हैं और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत काम किया और अब भी बहुत नजदीक से मेरे हर उसमें ये रहे, बनने में और बन के कुर्सी पर बैठने तक। इनको सब मालूम है कि मुझे कितनी बड़ी बड़ी कुर्सियों की और ऑफर थी, और जहां ऐसी कुर्सियां थी कि मैं उन पर बैठकर एक ओबीसी गरीब पिछड़ों का सहारा न बनकर अपनी जेब का भी गुजारा भत्ता बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सब चीज को छोड़कर ओबीसी को चॉइस किया और आप लोगों के काम करने के लिए मैंने कल जब बात हुई कि मैंने यहाँ आया और मैंने जब पढ़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो जितने नेताओं के साथ जिनकी जीवनी मैंने पढ़ी, उन सबके कद जो है, सबका जीवन, चाहे कितने बड़े बड़े नेता हुए हो, 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, सबका चरित्र इनके चरित्र के पीछे छोटा पड़ गया। और आज मैं
ये घोषणा करता हूं कि जब इनकी पुण्यतिथि 17 फरवरी को जो आने जा रही है, वो दिल्ली पिछड़ा वर्ग जो हमारा कमीशन है उसके द्वारा बनाई जाएगी। और इनके जो कार्य थे, जो राजनीति में इनका चरित्र था, उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि वो महापुरुष है कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जो एक बेटे का प्यार बाप को होता है, मां का प्यार बेटे के प्रति होता है, पिता का प्यार बेटे का प्यार लगाव पिता के प्रति होता है, सब चीज को अलग छोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ के एक कर्तव्य को, जो उनका कर्तव्य था, उसको निभाया। बहुत कष्ट की बात है। ऐसी बात नहीं थी कि इनके पास साधन नहीं थे, कि कुर्ता फटा हुआ कुर्ता सिलवाने का, नया बनवाने का साधन नहीं था, कोट फटा हुआ था, कोट नया बनवाने के साधन नहीं थे। जो मुख्यमंत्री एक किसी राज्य का हो, वो अपना नहीं दूसरों को भी पूठे बनवा देता है, लेकिन इन्होंने दिल पे पत्थर रख के जो जीवन जिया, ये इंसान नहीं भगवान थे। मैं इनको नमन करता हूं। ऐसे महापुरुष, वो माँ, वो पिताजी, उस माँ ने जिसने इनको शिक्षा दी, वो पिताजी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, वो गुरु जिन्होंने इनको शिक्षा दी, वो धन्य है कि ऐसे कपूरी ठाकुर जी अगर आज की राजनीति में दोबारा से पैदा हो जाए तो इस देश का विकास कहीं रुकने वाला नहीं है, पूरे संसार में तमाम होगा। बहुत कम आबादी जो सैन समाज है उसकी बिहार में है, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बनना और 1 बार डिप्टी सीएम बनना, लोकसभा का एमपी बनना कोई छोटी बात नहीं है। जब जनता पार्टी का आंदोलन था, उस समय अगर जयप्रकाश नारायण जी का कद किसी के सामने छोटा पड़ता था, उस महान हस्ती का नाम जननायक कपूरी ठाकुर जी है, जिन्होंने मां को बीमार होने के बाद अपनी गाड़ी का प्रयोग मां के लिए नहीं करने दिया। ये सोचो कि वो अपने दिल के ऊपर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा। मां वो चीज है कि जो मां के लिए सब कुछ करने के लिए एक लायक बच्चा, और वो लायक बच्चा जिसने देश में काम किया हो, देश के गरीबों के लिए काम किया हो, जिसके दिल में देश के एक एक कमजोर बेसहारा के लिए दिल में जगह हो, वो अपनी मां को बीमारी के लिए अपनी गाड़ी का प्रयोग ना करे। इससे बड़ा चरित्र किसी नेता का नहीं मिल सकता। मैं इनको नमन करते हुए यही कहूंगा कि जय किशन जी, आप जो अगला कार्यक्रम आपका होगा 17 फरवरी का, इसको आप दिल्ली के लेवल पर मनाओ। कोविड का ठीक ही रहेगा। वैसे 5 तारीख के बाद मुझे उम्मीद है कि दोबारा से दिल्ली का लॉकडाउन का जो ये वीकेंड में ये भी खुल गया था, हमारे सीएम साहब ने खोल भी दिया था, लेकिन किसी कारणवश हमारे गवर्नर साहब ने उसको रोक दिया। ये खुल जाएगा और बीमारी भी अब कोई महामारी कोई बहुत बड़ा रूप इसका नहीं है। बचाव तो हमने रखना इसका, बगैर बचाव की बात बनने वाली नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 17 तारीख का हमारा कार्यक्रम जो है वो अच्छे बड़े लेवल पे हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आई तो फिर उसको हम कहीं करेंगे, छोटा करेंगे, लेकिन करेंगे कमीशन के माध्यम से। ये मेरा संकल्प है। जगदीश यादव जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद, जगदीश यादव जिंदाबाद। जो आज
महानायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी से सीखने को मिला। साथियों, मैं इनके रास्ते पर चल के और इनका जीवन के कुछ जो पल रहे उनको अपने दिल और दिमाग में रख के जो मेरी बाकी हुई जो राजनीति बची है उसको याद करते हुए इस ओबीसी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जो दिक्कत अभी बात हम कर रहे थे, मैं बिहार में गए, मैं और जयकिशन जी बिहार में थे कि 10% लोग 90% का हिस्सा खा रहे हैं। ये 90% की शिकायत 10% को करनी चाहिए और शिकायत 90% वाले कर रहे हैं कि 10% वाले हमारा हिस्सा खा रहे हैं। ये कमजोरी सोच के देखो किसकी है। ये कमजोरी हमारी अपनी है। जब जब ओबीसी के लोग इकट्ठा हुए हैं, इन 10% लोगों ने ऐसी व्यवस्था रची कि उनको किसी न किसी काम में उलझा दिया। काका केलकर आयोग जो बना, हमारी बहन जी बैठी हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में। चंद्रपाल जी बैठे हैं, 1953 में बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और जब ओबीसी की आवाज उठाई, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उसको नहीं सुना गया। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। तब जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काका केलकर आयोग बनाया, लेकिन उसकी जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं की। उसके बाद जाकर जब जनता पार्टी का राज 77 में आया और जिसमें उदय हुआ, सूरज के रूप में चमत्कार हुआ, चमक निकली, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, इन लोगों ने मिलकर सबने एक आवाज उठाई पिछड़े वर्ग की और उसमें जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया मन से कि हमें अगर सरकार हमारी बनती है तो हम काका केलकर आयोग की जो सिफारिश है उनको लागू कर देंगे और सरकार बनने के बाद हमारी पूरी ओबीसी ने इकट्ठा होकर इनको वोट दी और सरकार बनने के बाद जो वही लोग भी जनसंघ के लोग, वो जो 10% की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर उसको लागू नहीं होने दिया। और जब ये पूरी टीम जो पिछड़े वर्ग के मसीहा हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, शरद यादव जी, लालू जी, सब लोग उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। उस समय काशीराम जी ने, पासवान जी ने, जब ये सब इकट्ठा होकर गए मोरारजी देसाई जी के पास, इनको कहा कि ये तो पुराना हो गया। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं और मैं नया आयोग गठित कर देता हूं, इस पुरानी सिफारिशें को लागू क्या करोगे, पुरानी हो चुकी है। और जो हमारे कहावत नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए झुंझुना दे दिया और वो झुंझुना पकड़ा दिया कि नया आयोग गठित कर दूंगा। और उस नए आयोग में जबकि वीपी मंडल जी का मंत्रिमंडल में नाम था, उन्होंने इस आयोग का चेयरमैन बनने की स्वीकृति दी और वीपी मंडल आयोग बनाया गया। और उसकी सिफारिशें जो आई
लागू करने की बात आई तो 98 जनता के लोग थे जिनका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। उन लोगों ने कहा मोरारजी देसाई जी को, अगर आपने ये मंडल आयोग आपने लागू किया तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। और सरकार को सहमति, मोरारजी देसाई जी की सहमति थी। उठा के देख लेना इतिहास आप, जो मैं कह रहा हूं आपको। उनके 98 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके द्वारा सरकार को गिरा दिया। फिर सरकार बनी कांग्रेस की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। जब फिर आवाज की बुलंद तो बड़ी साजिश के तहत अशोक सिंघल जी उस समय हिंदू महासभा की रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे। इंदिरा जी उनको माला पहनाने के लिए खुद पहुंच गई और आगे चलते चलते राजीव गांधी जी के समय में यह फैसला हुआ, जनसंघ का, आरएसएस के लोगों का और कांग्रेस के लोगों का, कि ताला आप खुलवाओगे राजीव गांधी जी, और ये मंडल के जो लोग घूम रहे हैं ना, इनको बहकाने का काम हमारा है। और आप लोगों के हाथ में मंडल की बजाय कमंडल दे दिया, और आप सब लोग इन बच्चों के अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारे नेता चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे पासवान जी हो, चाहे हमारे मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, काशीराम जी, और सबसे ज्यादा अगर कोई इंदिरा जी या कोई कांग्रेस लड़ती थी तो वो काशीराम जी के, जो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको आगे आने वाले में बताऊंगा भी मैं। इन लोगों को रोकने के लिए उसका ताला खुलवाया अयोध्या का। और आप लोग सब इस अपनी मंडल की लड़ाई को छोड़ के और कमंडल का लेकर आप राम भक्त बन गए। मैं पूछना चाहूंगा, आप दिमाग लगाओ, आपके बच्चों को कांवड़ लेने भेज देते हैं, आपके बच्चों को स्कूलों क्यों नहीं भेजते ये लोग कि आप पढ़ने के लिए जाइए? आपको ये बड़े बड़े पूजा पाठ बताते हैं, नास्तिक मैं भी नहीं हूं। किसी बड़े, मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, जो 10% लोग हैं, वो लोग कभी कांवड़ लेने नहीं जाएंगे आपके 1-1 महीने के लिए। वो उनके बच्चे पढ़ते यूपीएससी में, हमारे बच्चों को फेल किया जाता है इंटरव्यू में। राजनीति में हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें अधिकार नहीं मिलता। टिकट की बात जो भी कह रहे थे चंद्रपाल जी, पूरा जीवन मैं कांग्रेस में रहा, 2 सीट से ऊपर हमें कभी सीट नहीं दी गई, एक बादली की, एक नजरगढ़ की। और जातियों को ध्यान रखकर देख लो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, सबको मिल जाएगी। जहां वो पैर रख दे वहां उसकी सीट, चाहे आपका सेन समाज हो, आपकी सीट के लिए लड़ते हो। और जब तक राजनीति में हम लोग नहीं बैठेंगे, हमारी कलम में ताकत नहीं आएगी, हम लोग जुडिशरी में हम तक जब तक नहीं आएंगे, हमारे साथ अन्याय होता रहेगा, न्याय हमें नहीं मिलेगा। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% ओबीसी वहां लागू है, और पूरा मध्य प्रदेश में एक ओबीसी के लोगों ने, अगर किसी ने आज चिंगारी निकल के इकट्ठा कोई हुआ है देश में, तो एकजुटता मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। ओबीसी के आप लोग इकट्ठा हो जाओ, जो ओबीसी के अधिकार की बात करे उसके साथ बैठ लो, मैं भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं।
जो ओबीसी की अनदेखी करे तो भाई वादा करो, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। खड़े हो गए ना? आपकी ओबीसी को खत्म किया जा रहा है, सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी। जो आपको मिली थी पंचायत के अंदर ओबीसी में मिला था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिला था, वो सब कहीं आपके मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में उसको खत्म कर दिया। हमारी मांग है कि जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है इसको बंद किया जाएगा। जमीन आपके पास नहीं, फैक्ट्री लगाने को पैसा नहीं है आपके पास, ये आज छोटी मोटी नौकरी लेकर भी जो आप यहां तक पहुंचे हो, वो जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, जिन लोगों ने ओबीसी की लड़ाई लड़ी और जो 93 में इसको लागू करा के उसके बाद आपको अधिकार मिले हैं। और जब इनको ये लगा कि आप लोग धीरे धीरे उनके बराबर बैठना चाहते हैं, उनके बराबर पहुंच रहे हो, तो इस सारी नौकरियों को प्राइवेट करके आपका दोबारा से शोषण जो गांव में हुआ करता था, बच्चों को शोषण याद करो। एक जमींदार पूरे साल काम लेता था, चाहे वो हरिजन भाई हो, चाहे वो सेन समाज हो, चाहे वो लोहार भाई हो, पांचाल भाई, चाहे वो खाती हो, पूरे साल उनसे काम लेता था, पूरे साल मजदूर की तरह। और जब खेत में गेहूं का टाइम आता था ना, तो जलील करके उसको गेहूं भी रुला रुला के दिया करते थे। गुलामी वो गुलामी से लेकर निकलकर अगर आज आप कहीं पहुंचे हैं, वो जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के हम लोग तभी दोबारा से जिंदा हो पाएंगे, तभी गुलामी से बच पाएंगे हम लोग, कि ऐसे लोग जो आरक्षण को तुम्हारे को जो जहां तुम्हें आज एक नौकरी का सहारा मिल रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्यों इंग्लिश को विरोध किया था? इसलिए किया था कि गरीब का बच्चा, ओबीसी का बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ नहीं सकता, उसकी जेब अलाउ नहीं करती सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ के उनके मुकाबले वो खड़ा नहीं हो पाता था। और आज देश को चलाने के लिए कौन? डीएम, आईएएस, आईपीएस, वो लोग देश को चलाते हैं। आज आप थोड़े बहुत निकलकर अगर ओबीसी के सहारे आप यूपीएससी क्लियर कर भी रहे हैं, तो सबको आप रोकने का एक साधन बनाया जा रहा है।